कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पोल्यूशन फैलने की वजह से पृथ्वी का वातावरण खराब हो चुका है और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो समाप्त हो गई है और जो बची हुई आबादी है वो दुनिया को बेहतर करने के बजाय और खराब कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें एक न एक दिन मरना ही होगा। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे थे और ये लोग बिजली को ठीक कर देते हैं। ईथन भी उन्हीं में से एक बंदा है जो वहाँ पर काम करता है। बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए ये लोग ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब स्वच्छ वातावरण नहीं रह गया है। लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क को खरीद रहे हैं। कुछ समय बाद ईथन की बीवी सैंथी उसके पास आती है। ईथन अपनी बीवी के लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क लाया था, जिसे देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और उसे पहन करके ईथन को दिखाती है। लेकिन तभी सैंथी खून की उल्टियाँ करने लगती है। दरअसल स्वच्छ हवा न मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम सबको हो रही है। अगले दिन जब ईथन काम कर रहा था तो उसके पास कुछ लोग आते हैं जो ईथन से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने लैब में बुलाया है। इसके बाद ईथन अपने दोस्त के साथ अपने पिता के लैब में जाता है और यहाँ पर इनकी मुलाकात रजीना जैक्सन से होती है, जो यहाँ पर रह करके यहाँ के सारे एक्सपेरिमेंट का काम यही संभालती है। रजीना कहती है कि दिन पर दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ ठीक किया जा सकता है और आने वाले फ्यूचर को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। ईथन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद रजीना उसे अपने लैब में लेकर जाती है और क्रॉनिकल सिस्टम के बारे में दिखाती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कोई भी फ्यूचर में जा सकता है और इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ये लोग कोई भी चीज जब फ्यूचर में भेजते हैं तो फ्यूचर से कोई इन्हें वो चीज वापस भेज देता है। रजीना कहती है कि हमने फ्यूचर में एक मैसेज को भेजा था, जिसके बाद फ्यूचर से हमें उनका ये जवाब आया है। वे लोग ईथन को फ्यूचर में भेजने के लिए कह रहे थे। अब इस मैसेज को देखने के बाद ईथन भी बहुत हैरान था। रजीना कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में जा करके उस दवा को लेकर के वापस आना है, तुम्हारी वजह से हम अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि फ्यूचर में जाने के बाद दोबारा प्रेजेंट में आना बहुत मुश्किल था और सिर्फ इसलिए ईथन इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्यूचर में जाने के बाद पता नहीं वो वापस आ पाएगा कि नहीं। उसका दोस्त जॉय उसे समझाता है कि तुम्हारी वजह से अगर फ्यूचर ठीक हो सकता है तो तुम्हें ये करना होगा। सिर्फ एक तुम ही हो जो फ्यूचर को ठीक कर सकते हो और वैसे भी दिन पर दिन लोग मरते जा रहे हैं। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम वैसे भी मर ही जाएंगे। इसके बाद ईथन अपने बचपन के बारे में बताता है। जब उसका जन्मदिन था तो उसके पिता उसके लिए एक गिफ्ट लाए थे। ईथन जैसे ही उस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथों पर एक गैजेट लग जाता है और खून निकलने लगता है। ईथन उस गैजेट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और ईथन अपनी सारी बातों को अपनी बीवी को बताता है। वो ये भी बताता है कि फ्यूचर में जाने के बाद वहाँ से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है। तो सैंथी कहती है कि अगर तुम वहाँ पर जा करके सब कुछ ठीक कर सकते हो तो दुनिया फिर से ठीक हो जाएगी। कम से कम जो दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है वो बच तो जाएगी। मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं यहीं पर सही सलामत रहूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वैसे भी हम सब मारे जाएंगे। अब ईथन रात में सैंथी के पास एक मैसेज लिख करके छोड़ देता है। वो सोई हुई नहीं थी, बल्कि वो ईथन को जाता हुआ देख करके रो रही थी, लेकिन वो ईथन को रोकती नहीं है, उसे जाने देती है। इसके बाद ईथन रजीना के पास जाता है। रजीना उसे लेकर के लैब में जाती है और उसे सूट देती है, क्योंकि इस सूट के बिना अगर वो फ्यूचर में गया तो जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सूट को पहनने के बाद वो क्रॉनिकल मशीन के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। ईथन को आर्ची नाम का एक गैजेट दिया जाता है, जिसकी मदद से वो आर्ची से कुछ भी पूछ सकता है, जो ईथन के सामने आकर के उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि तुम ये जरूर कर सकते हो। इसके बाद ईथन को फ्यूचर में भेजने के लिए क्रॉनिकल मशीन को ऑन कर दिया जाता है। तेज धमाके के कुछ समय बाद ईथन फ्यूचर में पहुंच जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सूट में आग लगी हुई थी, इसलिए वो सूट को निकाल करके फेंक देता है और तभी उसका सूट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो काफी दूर जा करके गिरता है। यहाँ पर वो हरी भरी दुनिया को देख करके बहुत खुश था और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं थी। उसे यहाँ पर पता चलता है कि आने वाले समय में दुनिया बिल्कुल ठीक ठाक हो सकता है। इसके बाद वो आर्ची को ऑन करता है और उससे पूछता है कि वो इस समय कहाँ पर है, तो वो कहती है कि वो इस समय अपने आप को सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद आर्ची उसे एक लोकेशन पर लेकर जाती है, जहाँ पर ईथन को एक कंकाल दिखाई देता है। उसके सर पर गोली लगी हुई थी और उसी से ही उस इंसान की मौत हुई थी। लेकिन जब ईथन देखता है कि वो मरा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि ईथन है तो वो बहुत हैरान रह जाता है। ठीक उसके लाश के बगल में उसका आर्ची भी पड़ा हुआ था और उसके हाथों में वो गैजेट भी है जो उसके पिता ने लगाया था। लेकिन जो गैजेट उसके कंकाल में लगी हुई थी उसकी लाइट ग्रीन हो गई थी। इसके बाद ईथन पुराने वाले आर्ची को ऑन करने की कोशिश
कोशिश करता है और वो ऑन भी हो जाती है। इसके बाद ईथन उससे दुनिया की आखिरी रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए कहता है। इसके बाद जब ईथन रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई तो है जो उससे फाइट कर रहा था और आखिरी समय में वो इंसान ईथन को गोली मार देता है और उसी की वजह से ईथन की मौत हो जाती है। खैर अब रात हो जाने के बाद ईथन जंगल में ही रुकता है और वो अपने पास आग जलाता है जिससे उजाला हो जाता है। उसे बेरी जैसी कोई चीज मिलती है जिसके बारे में उसे नहीं पता था। आर्ची भी उसे स्कैन नहीं कर पाती है। ईथन को भूख लगी हुई थी इसलिए ईथन उसे खा लेता है, लेकिन खाने के बाद वो चीज उसे बहुत ही बेकार लग रही थी। अब आधी रात को अचानक तेज आंधी तूफान आ जाती है और उस चीज को खाने की वजह से ईथन की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। तभी ईथन को आसमान से कोई चीज नीचे आती हुई दिखाई देती है और वो कोई इंसान था जो ईथन के बहुत करीब आ जाता है। वो ईथन के करीब आ करके ईथन के शरीर में एक सुई को इंजेक्ट कर देता है और जब कुछ समय बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एकदम ठीक पाता है, क्योंकि वो सुई लगने की वजह से उसकी हालत में सुधार हो गया था और वो इंसान उसका दोस्त जॉय था जो उसे बचाने के लिए आया था। जिस बेरी को ईथन ने खाया वो जहर का काम करती थी। खैर जॉय आ करके ईथन को बचा लेता है। जॉय कहता है कि वहाँ पर भी सब कुछ ठीक है, लेकिन ईथन के मन में अभी भी सवाल था। वो जॉय से पूछता है कि जब तुमने मुझे जहर खाने से बचा लिया था तो मैं कैसे मरा? कोई तो है जिसने मुझे गन से शूट किया है। तो जॉय कहता है कि तुम ये नहीं हो सकते हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है। खैर तभी आर्ची को एक सिग्नल मिलता है और ये लोग उसके बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं और फिर ये लोग एक गेट के पास पहुंच जाते हैं। ईथन गेट के सामने जाता है और जॉय पीछे ही खड़ा होकर के ये सब देख रहा था। गेट में से एक छोटा सा गैजेट बाहर निकलता है और वो ईथन को स्कैन करता है। ईथन को स्कैन करने के बाद गेट अचानक खुलने लगता है। इसके बाद ये लोग अंदर कंप्यूटर सिस्टम के पास जाते हैं। वहाँ पर वेलकम ईथन लिखा हुआ था और इंटर दबाने के लिए कहा जा रहा था। इंटर दबाने के बाद वो मशीन ईथन का डीएनए सैंपल लेने लगती है। उसके हाथों में जो गैजेट लगी हुई थी उसी से वो मशीन डीएनए सैंपल को लेती है और सैंपल को लेने के तुरंत बाद गैजेट की लाइट ग्रीन हो जाती है और एक्सेस मिलने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग क्रॉनिकल सिस्टम के पास खड़े हैं। आखिरकार इन लोगों ने उस जगह को ढूंढ लिया जहाँ से ये लोग वापस प्रेजेंट टाइम में जा सकते हैं। तभी ईथन कहता है कि मेरे हाथ के गैजेट में ग्रीन लाइट हो गई है, मतलब कि कोई तो है जो मुझे गन से शूट करके मारना चाहता है। इसके बाद ईथन उस गैजेट के डाटा को एक्सेस करता है और अपने पिता के वीडियोस को देखता है। वो देखता है कि जब उसके पिता फर्स्ट टाइम क्रॉनिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार में एक आवाज को फ्यूचर में भेजा था और फ्यूचर की तरफ से उनके पास एक जवाब भी आया था। मैसेज में ईथन को भेजने के लिए कहा जा रहा था। एक पल के लिए यहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि उन लोगों को ईथन के बारे में कैसे पता है। तभी रजीना कहती है कि अगर ये मशीन काम कर रहा है तो हमें आगे के काम को बढ़ाना होगा, लेकिन तभी फ्यूचर में क्रॉनिकल सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिस पावर फ्यूजन पर वो चल रहा था वो चीज उसे अब अच्छे से मिल नहीं पा रही है और सबसे पहले उसी को ठीक करने के लिए ये लोग जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और उन लोगों के पास कभी भी दवा पहुँच ही नहीं पाई और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से एक एक करके सभी लोग मारे गए। इसके बाद ईथन जब अपने घर में आता है तो वो अपनी बीवी के कंकाल को देखता है। उसे यहाँ पर वो मैसेज भी दिखाई देता है जो वो अपनी बीवी के लिए छोड़ करके आया था। वो ये सोच करके बहुत रो रहा था कि वो किसी को भी नहीं बचा पाया, उसकी वजह से सब लोग मारे गए, लेकिन आखिरी में ईथन को मारने वाला कौन है ये वो जानना चाहता था। इसलिए वो दोबारा से उस आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। उस रिकॉर्डिंग में जॉय की आवाज थी जो ईथन को गन से शूट करता है। जॉय कहता है कि ये आवाज मेरी नहीं हो सकती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो बस तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसके बाद ये दोनों मिल करके उस पावर फ्यूजन प्लांट को ठीक करने के लिए जाते हैं। ईथन अंदर जा करके उसे ठीक तो कर देता है लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी जॉय आ करके उसे बचाता है और उसे यहाँ से बाहर लेकर जाता है। इसके बाद ये लोग क्रॉनिकल के पास आते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब ईथन ये सोच करके हैरान था कि जब उसने क्रॉनिकल को ठीक कर दिया तो लोग कहाँ पर हैं? जब क्रॉनिकल ठीक हो गया तो लोग प्रेजेंट से फ्यूचर में तो आ सकते थे, फिर आए क्यों नहीं? ईथन अभी भी अपने कंकाल को देख करके बहुत गुस्से में था। उसका कहना था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उसका कंकाल वहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? और फिर वो जॉय को बताता है कि तुम ही हो जो मुझे गन से शूट करके मारने वाले हो। तो जॉय कहता है कि ये बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसके बाद ईथन दोबारा उस वीडियो को प्ले करता है जब उसके पिता ने पहली बार क्रॉनिकल पर एक्सपेरिमेंट किया था। रजीना कहती है कि जब ये मशीन काम कर रहा है हम फ्यूचर में जा सकते हैं, तो काम को आगे बढ़ाओ। तो ईथन के पिता कहते हैं कि वे लोग ईथन की डिमांड कर रहे हैं और ईथन तो इस समय बच्चा है, इसलिए मैं उसे फ्यूचर में मरने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। अब ईथन के पिता काम को आगे बढ़ाने से रोक रहे थे, इसलिए रजीना उन्हें शूट करके जान से मार देती है। और अब इस वीडियो को देखने के बाद जॉय की सच्चाई सामने आ जाती है। उन लोगों ने जॉय को ईथन के पास भेजा था ताकि वो ईथन के साथ हमेशा रहे और वक्त आने पर ईथन को फ्यूचर में भेजा जा सके।
अब यह सब जानने के बाद ईथन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जॉय को मारने लगता है। जॉय कहता है कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, मैं ये सब करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे मजबूर किया है ये सब करने से। वे लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अगर मैं उनकी बातों को मानूंगा तो वे लोग मेरी बीवी और बच्चे को बचा लेंगे। इसके बाद जॉय ईथन को शूट करने वाला था, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं है। वो फ्यूचर को ही बदल देता है। वो अपने आप को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। दोस्त की मौत के बाद ईथन को भी बहुत दुख हो रहा था। इधर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रजीना सभी लोगों को तैयार कर रही थी फ्यूचर में जाने के लिए। रजीना कहती है कि क्रॉनिकल सिस्टम ऑन होने के बाद थोड़ा सा ही समय मिलेगा, हमें उसी समय में ही फ्यूचर में जाना होगा। लेकिन इन सभी लोगों के साथ ईथन बहुत बड़ा स्कैम कर देता है। क्रॉनिकल मशीन ऑन होने के बाद ईथन बहुत सारे पेड़ पौधों को वो प्रेजेंट में भेज देता है और इसी के साथ वो वीडियो भी भेजा था जिसमें रजीना ईथन के पिता को मार रही थी। इसके बाद ईथन क्रॉनिकल मशीन को पूरी तरीके से बंद कर देता है। पुलिस वाले रजीना और उनके लोगों को कस्टडी में ले लेते हैं। ईथन ने अपनी बीवी के लिए फ्यूचर से एक गिफ्ट भेजा था और जब वो गिफ्ट को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जब सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि फ्यूचर में जीवन संभव हो सकता है तो सभी लोग मिल करके पर्यावरण में सुधार करने लगते हैं। ईथन अपने कंकाल के पास आता है तो उसका कंकाल गायब हो चुका था और जब वो आकर के फ्यूचर को देखता है तो इंसानों ने फ्यूचर को सुधार लिया था और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।